जो किसी पर फिदा नहीं होता, जो किसी पर फिदा नहीं होता, शायद उसका खुदा नहीं होता, शायद उसका खुदा नहीं होता, जो किसी पर फिदा नहीं होता। क्या बात है। दिल हमारा है या तुम्हारा है। हाँ, क्या बात है। हाँ, दिल हमारा है या तुम्हारा है, हमसे ये फैसला नहीं क्या बात है। होता, बहुत खूब। हमसे ये फैसला नहीं होता, हमसे ये फैसला नहीं होता, जो किसी पर फिदा नहीं होता। ना 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 ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो सोचा था आज वैलेंटाइन डे, आज आप नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे आज पूरा अंदाजा था कि आज वैलेंटाइन डे पे आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने बोला। बहुत अच्छी बात है। आप भी सच के साथ खड़े रहें, हमेशा सच के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। सच बोलने वाले अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद पीछे काफिला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्लोगन, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। बहुत दूर दूर से लोग जो भी आते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन आज के जो मुद्दा है, जो बातचीत है, मैं उसको शुरू करूं उससे पहले एक दो बात जरूर कहूंगा। जी, यकीनन मुझे मालूम है आज वैलेंटाइन डे है, आपके मन में जो बात हो वो जरूर कहिए, लेकिन मैं अपनी बात, अपनी जो दिल की बात है वो जरूर कहूंगा। लोग अक्सर कहते हैं कि आप यहां पर हिंदू मुसलमान की बात शुरू हो जाती है। दरअसल आप टुकड़ों में देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा, लेकिन अगर आप पूरी टोटल और पूरे शो के एक इक्विलिब्रियम से देखेंगे, उसके पूरे हिसाब से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगी बातचीत। टुकड़े निकालेंगे तो लग सकता है कि ये बात यहां से है, और ये होता भी है कि आप एक टुकड़ा निकाल के देख लीजिए तो लगेगा कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं करता। ये शो जो है बिल्कुल ओपन एंडेड है। आप जहां से अपनी बात कहना चाहें, आपको लगता है कि आपको ये बात कहनी है और आपको मोहब्बत की बात कहनी, तो आप मोहब्बत की बात कहिए। लेकिन अगर आपको लगता है इस देश के लिए यह जरूरी है, तो आप वो बात कहिए। मैंने आपको कभी रोका नहीं। पिछले 7 सालों से इसी जगह शो कर रहा हूं, रोज करता हूं। तो आप तक जो बात ये जाती है कि हिंदू मुसलमान की बात है, वो कतई नहीं है। आप अपनी बात कहिए। क्यों फंसते हैं आप दूसरों के चक्कर में? और अगर आपकी लकीर बड़ी है, आपकी लकीर बड़ी है, तो फिर हम उसी को फॉलो करेंगे और बाध्य हो जाएंगे बात उसको करने के लिए। दूसरी बात, मैं अपनी बातचीत का मौजूद जो है, टॉपिक जो है वो शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ये आंकड़ा रखा और मैं उस आंकड़े को कोट करना चाहता हूं। सिर्फ 2019, प्लीज ध्यान दीजिएगा, 2019 और 2021 के बीच में, 19 और 21 के बीच में, यानी 2 साल के अंदर 1.12 यानी 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। वो चौंकाने वाला आंकड़ा है। और मैं चाहता हूं उसको कि मैं तो थोड़ी देर में डिबेट करने लगूंगा और फिर डिबेट के रॉ में सब कुछ छूट जाता है, लेकिन मैं इसको रखना चाहता हूं।
और आपके सामने आपके समक्ष रखना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि यहां तो बात सिर्फ ये हो गई, नहीं, दिहाड़ी मजदूरों ने की। और जो सबसे चौंकाने वाली बात एक और है, 66,912 गृहिणियों ने, जो हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने आत्महत्या की इन 2 सालों के अंदर। यानी ये आंकड़ा 2019 से 2021 के बीच का है। और अक्सर लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 33,385 43,385 बेरोजगारों ने भी इस बीच में आत्महत्या की, यानी 2019 और 2021 के बीच में। ये तो मेरी बात थी, ये मेरा आउटलुक था, मैं इसको लेके आया, ये अपनी बात थी। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, टॉपिक अपना भी है, और टॉपिक में वो है जो मैं इस पे आऊंगा। लेकिन पहले मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूं। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के कुछ देर में मौजूद होंगे, या तो पीछे भीड़ में होंगे, आते होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुफ्ती शमूम काश्मीर साहब राष्ट्रीय स्वरधम एकता संघ से हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया काश्मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिलाल खान साहब हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। कहां से आना हुआ आपका साहब? मैं आरा बिहार से आया हूँ। आरा बिहार से जी, तो बहुत अच्छी जगह है जी। हाँ जी कहिए। आज मैं 3-4 दिन से आ रहा था, आज आप ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। आज ज्यादा, आज वैलेंटाइन डे है ना। नहीं, वैलेंटाइन डे की वजह अच्छा एक बार और आपको और ज्यादा लगूंगा एनर्जेटिक जब मैं कह दूं आई लव यू। तो मैं रोज बोलता हूं साहब, क्योंकि अगर उससे ना बोलूं तो मुझे एनर्जी ही नहीं मिलती है। तो उसका कारण, आय अल्लाह, आप क्यों, मैं आ रहा हूं, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल नहीं परेशान होइए, मोहब्बत का ही काम करता हूं रोज। मोहब्बत ये तो जरूर है, आंकड़े हैं, मेरी पत्रकारिता का हिस्सा नहीं है, मेरी जिंदगी का रोजमर्रा के जिंदगी के आंकड़े हैं जिनको मैं रख रहा था। और इससे बगैर देखे, इससे बगैर गुजरे हम जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एनर्जी का जो बात है, वो एनर्जी की बात यही है कि कभी थोड़ा 19-20 हो सकता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं जी। आज अच्छा लग रहा है, जमा दिया, आज माहौल जम गया। वाह क्या बात है, रोज का ये काम है, माहौल ही तो जम रहा है, कोई यहां जमा रहा है, कोई वहां जमा रहा है, कोई इधर जमा रहा है, यही चल रहा है देश में, माहौल जमाओ, बहुत अच्छी बात है। कहां से आना हुआ साहब? हाँ जी, विष्णु गार्डन से, बहुत अच्छी बात है, पत्थर पहले ही घेर लिया, आके बैठ गए, कुछ कहना? अच्छा तो बहुत अच्छी बात। जनाब कहां से आना हुआ? मैं इलाहाबाद से सर आया हूँ। प्रयागराज से आए जी प्रयागराज से आए हैं। मैंने भी आदत डाली उसको, मैं भी इलाहाबाद निकाल जाता था मुझसे, तो मैं कोशिश कर करके ध्यान रखा है कि नहीं प्रयागराज बोलना है, जो सरकार ने कहा वही बोलना पड़ेगा, उसका जो नाम रख दिया प्रयागराज, है ना जी। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। कुछ कहना चाहते हैं? सर अभी यही कहना चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे पे आप कुछ कहिए जरूर। आप वैलेंटाइन डे पे कहिए जरूर। अरे मोहब्बत का पर्व है, मोहब्बत का दिन है, तो उसमें मोहब्बत के साथ मनाइए, और जो मोहब्बत है वो उसको दिखाइए। अब ये ना कहिएगा अपने हिसाब से रखिए, ऐसा ना हो कि मतलब पेड़ पे चढ़ जाए ऊपर, है ना। क्या नाम है भाई? शारिक। कितने घंटे लगे बाल बनाने में आज? हैं? अरे बताओ यार शारिक भाई, मैंने कितनी देर लगाई बालों पे बनाने में, और पीछे तो सामान वामान तो लगा रखा है सब, इसी से सेट हो गया सर। इसी से सब सेट हो गया, यही गुरु चीज है, बस सेट करो। तो जो आप एनर्जी कह रहे थे ना, वही है, बस सेट करके रखो, कैसे भी हो सेट करके रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते मैम, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से हैं, बड़े अच्छे झुमके हैं आपके। हाँ, बड़ी कुव्वत चाहिए कहने के लिए, ऐसे आराम से कोई नहीं बोल सकता है। और ऊपर से वैलेंटाइन डे, वाह, कहाँ के रहने वाले भाई? पूर्णिया बिहार से। बिहार का ही आदमी बोल सकता है, ऊपर से वैलेंटाइन डे, एक तो करेला, ऊपर से नींद चढ़ा। मैम क्या नाम है आपका? पूनम शर्मा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, जो आप यहाँ पे आई, शरीक हुई इस शो में। कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? फर्स्ट टाइम आपका शो देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, देखते रहिए, आते रहिए। तो सवाल ये है कि गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2024 में कोई मुकाबला नहीं है मोदी जी का या बीजेपी का।
देश एक तरफा मोदी जी के साथ खड़ा है। अभी तक जनता ने किसी को मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बनाया है। मुख्य विपक्षी दल कौन है ये नहीं, उन्होंने बनाया ही नहीं अभी तक जनता ने। ऐसी स्थिति कर दी है जनता ने, ऐसी जगह ले जाके छोड़ा है कि मुख्य विपक्षी दल नहीं बन पा रहा है। और ये ठप्पा किसके लगे कि मुख्य विपक्षी दल कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। तो आज का मुद्दा कांग्रेस खड़ी हो गई है। मुझे नहीं लगता अभी बीजेपी आई कि नहीं आई, अभी नहीं आई है, लेट है। कोई बात नहीं। मैम कहाँ से आना हुआ? मैं यही कालीबाड़ी रोड से आई हूँ, पर हूँ बिहार की। रहो बिहार की आप है, तुम्हें आगे आना है? हाँ, मुझे गाना गाना था। गाना गाना, आर्टिस्ट हो तो आज वेट करो थोड़ा सा, ब्रेक में सुनेंगे तुमसे। मैम आपको कुछ कहना है? सर मैं आपका शो टीवी पे रोज देखती थी, आज पहली बार लाइव देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं अच्छा लग रहा हूँ या ये शो अच्छा लग रहा है? आज वास्तव में एनर्जी ज्यादा है, वो जरूरत से ज्यादा है। थोड़ा कम कर लेंगे अपने हिसाब से, बैलेंस हम कर लेंगे। मैम ये भी तो होना चाहिए। दोनों ही बात है। हाँ। दोनों ही बात है, शो भी अच्छा है और आप भी अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू सो मच। कांग्रेस अपना पक्ष रखना चाहती है। जनाब आली 2024 में कोई नहीं है टक्कर में। कहां से लाएंगे वो पावर और कहां से लाएंगे वो एनर्जी? 2024 की तो बात कर लेंगे, बट जो आंकड़े आपने सुनाए जी, बहुत दुखदाई था जो आपने सुनाए, जो बार बार डिस्कशन में आए हैं, और उस आंकड़े को सही आपने आज बता भी दिया जी। अब आज आते हैं हम लोग मुद्दे पर। आज अमित शाह हमारे छोटे साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री, ठीक है, माननीय गृह मंत्री साहब ने हाँ। इंटरव्यू दिया। हाँ। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अदानी के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है, छिपाने वाली कोई बात नहीं है, बीजेपी को डरने की बात नहीं है। बीजेपी को डरने की बात नहीं है। और उन्होंने बोला कि ऐसी छुपाने वाली भी कोई बात नहीं है। अगर जिसको लग रहा है वो कोर्ट में जाए और अपने साक्ष्य लेके जाए। हाँ। तो जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से जो जम्मू तक जाते रहे पैदल, तो लोगों से जो मिलते रहे, जिन बातों को उन्होंने पार्लियामेंट में रखने का प्रयास किया, जो बातों को उन्होंने ग्रहण किया उसको पार्लियामेंट में रखने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर 238 और 38 के तहत और एक्सपंज के उसी की तरह एक्सपंज के लिए भी 261 262 के तहत इन लोगों ने कोशिश किया अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि राहुल गांधी के 18 पॉइंट उनके भाषण से निकाल दिए, 6 पॉइंट हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के से हटा दिए। पार्टी पूछ रही है कि अदानी पर जब ये घोटाले हो रहे हैं, जब उनके 32% शेयर घट गए, तो एसबीआई और एलआईसी के जो 545 करोड़ जो अडानी के साथ, क्यों आप उसके साथ जोड़ दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब मेरा काम ये है कि हालांकि बीजेपी को मौजूद रहना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन मैं ना तो बीजेपी की बात रख रहा हूं और ना ही पार्टी के प्रवक्ता का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि डिबेट शुरू हो चुकी है। लेकिन गृह मंत्री ने इसका भी जवाब दिया। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो हम सारे लोग हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पहली बार कोई चीजें हटाई नहीं गई। पार्लियामेंट में डिस्कशन नियम के तहत, नियमावली के तहत होता है, तो जो हटाया गया, स्पंज किया गया, वो नियम के तहत किया गया। और ऐसा पहली बार हुआ हो ये भी नहीं है। राइट सर? तो आप इसका जवाब लें। ये प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री है ना जब यूपीए कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे और इनको ये पानी पी कर बोलते थे कि ये मौनी बाबा हैं। क्या बात हो गया? अगर हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बोला मौनी बाबा, उस समय तो प्रधानमंत्री उसी समय बैठे थे जब वो बोले थे मौनी बाबा, तो बात दिक्कत नहीं थी। जब हमारे कांग्रेस के पार्टी के नेता बोले मौनी बाबा, तो उसको उन्होंने स्पंज हटा दिया। मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब बात देखिए, उसको चलिए, वो तो बात अलग है जो वर्ड को हटा। आप ही ने मान लिया वो बात को, तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो है, आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट जेपीसी बैठाने की परंपरा कोई नई नहीं है। राइट। मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा एक नियम है। पहले तो मैं बीजेपी वालों के, कहां रह गए थे भैया? कहां रह गए थे? हाँ, ट्रैफिक जाम था। हाँ, ट्रैफिक जाम था। कहां? ट्रैफिक जाम था। एग्जाम को ले लेते जेपीसी का बट जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। समय से रुको। कहां?
अच्छा रुको जेपीसी का एग्जांपल है। मैं सर कंप्लीट नहीं होगा। अब आप बोल सकते हैं। देखिए अब तो आप वो भी समय बोल सकते हैं जो नहीं बोलना था वो भी बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी मौजूद है। ठीक है। जेपीसी के मामला को ये नई बात मांग नहीं है। आपको बता देते हैं जब कांग्रेस का सरकार था और नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे 1992 में, उसमें हर्षद मेहता का केस हुआ था, आपको याद होगा। उस समय भी विपक्ष के लोगों ने मांगा था और जेपीसी बैठी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2002 में पारिक जस्ट फॉरगॉट द नेम, पारिक, उस समय भी जो घोटाला हुआ था शेयर बाजार में, उस समय भी मांगा गया था। तो आप क्यों जेपीसी से डरते हो? क्यों डरते हो? राइट। अब बैठो, थोड़ा सांस लो जी। जब आप हर्षद मेहता की बात करते हैं तो ब्लैक फ्राइडे हुआ था क्या यहाँ पे? मेरा प्रश्न यह है कि ब्लैक फ्राइडे हुआ था क्या? यहाँ पर वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। एकमात्र देश हमारा भारत ही है जहां पर भारतीय अपनी जड़ स्वयं खोदते हैं इनके जैसे। यहां पर अदानी की बात अगर आप कर रहे हैं, एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट है जिसका कोई औचित्य नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी संस्थाएं हैं, सेबी हैं, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं जो जांच करेंगी अगर जरूरत पड़ेगी तब। आयोग की बात आयोग की बात। लेकिन अगर आप जेपीसी की बात करें, आपको करना है तमाशा, आपको पार्लियामेंट चलने नहीं देना, डेमोक्रेसी को आप जमीन पर उतारना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? पार्लियामेंट चलाने का काम सरकार का है। इनका काम सिर्फ रोकने का है। कहां से आना हुआ भैया? देवरिया का आदमी पूछ सकता है। वैसे ये बात सही है कि फ्लोर को मैनेज करने का काम सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन ये कोई तय कर ले कि हम रुकेंगे ही नहीं। किसी ने कहा कि हम ऐसे ही आएंगे, ठंड चाहे जितनी हो, हम टी शर्ट पहन के चलेंगे तो चले। किसी ने कहा कि हमको ऐसे ही दिखाना है सपोर्ट। रुको, बदतमीजी करोगे भगा दूंगा, 75 शो हैं, चले जाओ, चुपचाप खड़े रहना। भाई साहब कर रहे हो जी। कैसे आना हुआ? आज 14 फरवरी है। आज देश के तमाम वे मार हो रही है जिनका लाल 3 साल पहले देश की शहादत देते हुए शहीद हो गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, भाई साहब कह रहे हैं, मैं ये बताना एक बात जानना चाहता हूँ, भगत सिंह की कौन सी किताब आपने पढ़ी? भगत सिंह को मैंने करीब से पढ़ा। कौन सी किताब पढ़ी? कौन सी किताब पढ़ी जो उनकी आपको उनके विचारों से, क्योंकि उस समय तक तो पैदा ही नहीं हुए थे आप, तो कौन सी किताब पढ़ी जिससे कि आप उनसे इतने मुतासिर हुए कि आप यहाँ आए कहने के लिए? कहीं ना कहीं देश के तमाम लोग वे भगत सिंह हैं जो देश के तिरंगे की खातिर जीते हैं। देश के भगत सिंह ने देश तिरंगे की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी कमायु में। हर वो भगत सिंह है जो देश के लिए जीता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। विजय हिंदुस्तानी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भैया को एक चाय और एक टी शर्ट कहीं से ला के इंतजाम करके दो। नहीं लाख दो जल्दी से, एक शर्ट या एक चाय, फटाफट मंगाओ चाय। रुको, विजय हिंदुस्तानी खड़े रहो वहीं पे। उनकी एक बड़ा देश में एक हिसाब चल रहा है कि नारा लगा दो तो सबसे बड़े राम भक्त तुम। क्या? जय श्री राम। तो बस पता चला सबसे बड़े राम भक्त तुम। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि कौन सी किताब आपने भगत सिंह की पढ़ी है। मैं जानना चाहता था ना कि अगर आप मुतासिर हैं उनसे, उनके विचारों से सहमत हैं और शर्ट उतारने के लिए मजबूर हो गए, देश के लिए कुर्बान होने के लिए, कुर्बान होने का मतलब ये नहीं जान नहीं देनी है, हमको जान रखनी है। यहाँ पे काम बहुत सारा है देश में, सड़क से लेके अंतरिक्ष तक सारे काम पड़े हैं, करने हैं, तो जान देने की जरूरत नहीं है हुजूर आली, और शर्ट उतारने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन में आने की जरूरत है इस देश में। नाउ द बीजेपी विल आंसर रिप्लाई। जी देखिए प्रतीक जी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वो कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, लोग उनसे डर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी वो आखिरी इंसान हो गए जिनसे मैं डरूंगा, राहुल गांधी कहते हैं। देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी दिलों में राज करते हैं। ये सामंती मानसिकता के लोग नहीं है, ये परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग नहीं है जो वंशवाद की राजनीति से आए हो। वो जमीन के नेता हो, जमीन जो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। और देखिए उसी का नतीजा, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं फिर इनके सारे जवाब देता हूं। त्रिपुरा में क्या हुआ? कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो केरल के अंदर एक दूसरे की दुश्मन है, वो हमसे डर करके एकजुट हो रहे हैं। क्यों? इनको पता है कोई भी उनकी टक्कर में नहीं है, इसीलिए चोर मुसेरे भाई एक हो रहे हैं। मैं आ रहा हूं। भाई इनकी बात करें तो एक समय ऐसा था जब केवल 2 लोग थे लोकसभा में। मुझे तो एक बात का जवाब दो।
गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसको मुख्य विपक्षी दल बनाया जाए, यही नहीं तय हो पा रहा है। देखिए वो इसलिए ये दर्जा जनता ने छोड़ा ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं दिया। भाई पुनीत जी, भैया को चाय पिलाओ, चले तो नहीं गए? हाँ जी। ये उनका अहंकार बोल रहा है। ये अहंकार क्या है? अहंकार। अरे जनता ने, जनता ही जनार्दन होती है। वो ये कह रहे हैं जनता ने नहीं दिया। दो लोग थे ना, 200 से 300 के पार पहुंचा दिया है। हाँ। तो यही होता, कांग्रेस भी बहुत बड़े बहुमत में थी, आज देखिए 50 तक पहुंच गई है। तो ये समय की बात है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जेपीसी गठन की जहां तक बात है अडानी मामले पे, जब स्विस रेडियो पे एक बोफोर्स मामला प्रसारित हुआ, उस पर जेपीसी गठित हो गई। केतन पारेख का मामला था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब हंगामा हुआ उसमें तो उन्होंने जेपीसी गठित कर दी। जेपीसी बचाव क्यों कर रहे हैं? जेपीसी क्यों नहीं बना रहे हैं? प्रतीक जी, ऐसा है, अगर राहुल गांधी जी के पास प्रूफ है, अगर तथ्य है, तो सच्चाई है, तो कोर्ट भी है, और सबूत क्यों नहीं रखते पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट के अंदर प्रूफ क्यों नहीं रख रहे? राहुल गांधी वो आदमी है जो झूठ बोल करके सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगते हैं। 2019 के चुनाव के समय भी इन्होंने क्या मुद्दा लेकर के आए थे? राफेल राग अलाप रहे थे, वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के माफी मांगे। जी, मैं आ रहा, एक सेकंड दीजिए मुझे। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम हो गया? कमला जी, क्या काम करती? हाउस वाइफ है? बहुत अच्छा काम है ये। मैंने आज आंकड़ा पढ़ा, उस आंकड़े को पढ़ते हुए मुझे बहुत दुख हुआ। जो गृहिणी, मतलब बताइए 44,000 से ज्यादा गृहिणियों ने 2019 से और 2021 के बीच में आत्महत्या की। मे बी डिफरेंट रीजन अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ कहना चाहती हैं आप? सर, गृहिणी का सबसे बड़ा काम होता है घर संभालना। बिल्कुल, जो जवान मेरी लपर चल रही है, टपर चल रही है, उसका कारण भी यही है। सही बोला आप, मैं सही कह रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं पीछे से चाय वाय पी के आराम से आ रहा हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये गृहिणी का काम तो मैं सैल्यूट करता हूँ। बस जो जवान का काम वही गृहिणी का काम, और ये वास्तव में देश प्रेम है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। जी हाँ जी सर। कुछ कहना है? नहीं सर, आज आपको देखने आए हैं। अच्छा, आज तो हम आपको देखने, मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली में 3 ही चीजें हैं देखने के, एक लाल किला, एक कुतुब मीनार, और तीसरा भैया। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं गोरखपुर से आना हुआ। अरे अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? मेरा कमलेश सिंह नाम है। बड़ी सौभाग्य, आपका दर्शन हो गया। मैडम ने तो किया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और आपका दर्शन करके शायद बहुत अच्छा लगता है। अरे ऐसा ना कहिए गुरुजी, हमको कोई गलतफहमी नहीं, और ना मैं कुछ चुनाव लड़ना है ना मुझे, और ना उधर जाना। लेकिन आप बताइए, आपका किधर से आना हुआ, किस तरफ से आए हैं? मैं बीजेपी से हूँ। मैं सबका, मोदी जी का हूँ, सबका साथ और सबका विकास ये होना चाहिए, और कांग्रेस के जो घोटालों का काम बंद होना चाहिए। अच्छा जी, नाराज ना हो भाई। कहाँ से आना हुआ? गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? कच्छ भुज। मैं गया था ना भुज में, तो तालाब में खूब जबरदस्त पानी आया है भुज में, है ना? क्या नाम हो गया आपका? अब्दुल वाहिद भाई। तो अब्दुल वाहिद भाई कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए। तो घूमने तो आदमी तभी निकलता जब थोड़ा सा मन में संतुष्टि हो, घर द्वार में सब अच्छा हो। हाँ जी, उनसे पूछिए विकास हो गया? किनका? उनका, जो लंबे से हैं, हाँ। जो कुर्ता पहने हैं, जो सफेद कुर्ता पहने हैं, जो सफेद पैजामा पहने हैं, अंदर नाला भी सफेद। विकास हुआ है, बेजोड़ हुआ है। इनसे पूछिए पाकिस्तान के लोग कैसे हैरान है, श्रीलंका में क्या है। ये मौज कर रहे हैं तभी पूछ रहे हैं। ये मौज कर रहे हैं, मौज की आवाज है, मौज में है इसीलिए पूछ रहे हैं। ये इनकी यदि तकलीफ पीड़ा रहती तो इनकी आवाज नहीं निकलती। आज इनकी आवाज बोल रही है कि ये मौज में है, विकास में है। नेताजी का अनुभव जरूर, सार्वजनिक जीवन में जो होता है उसके पास एक अनुभव होता है कि आप मौज में हैं। मैं भी बीजेपी का ही हूँ, मैं भी भाजपा के सपोर्टर। तो अब ये तय होना है कि अच्छा कार्यकर्ता कौन है, सफेद कुर्ता वाले या कोट वाले। कोट वाले कहते हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी निंदा भी करता हूं, और वो कुर्ते वाले कहते हैं कि नहीं भाई, आप मौज में हैं इसलिए क्योंकि मोदी जी सिंहासन पर हैं। सिंहासन से मेरा मतलब है पार्टी शासन में है। जी क्या नाम है आपका? सूरज प्रताप कन्नौजिया। सूरज प्रताप कन्नौजिया। कहाँ से आना हुआ? संत कबीरनगर। संत कबीर। आज यूपी वाले बड़े आए हुए, क्या बात है? संत होते हैं ना यूपी में। अच्छा, हाँ। मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। ये इन्होंने बोला कि हमने विकास किया है, उसी बगल में, गोरखपुर के बगल में संत कबीरनगर है। अगर खैलाबाद से लेकर मैदावल तक जाना पड़े, रोडों का कितना जर्जर हाल है। रोडों को कहते हैं कि हमने पाट दिया, पाटा कहाँ पे ये तो बता दें। मैं बगल में आई, गोरखपुर के बगल में ही संत कबीरनगर क्यों बैकवर्ड हो जाता है?
क्यों हो जाता है बताओ? हो जाता, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। वो क्यों हो जाता है? अब हंस रहे हैं ये, हमें पीछे खड़े हो गए। इनका जवाब मांगिए ना आप। अरे क्यों हंस रहे हैं बार बार? आप हंस देते हैं बार बार। बताओ। सांसद इन्हीं का, फिर हंस दिया आप। इन्हीं का। हाँ हंसिए ना भाई। कासवी साहब, आपका वर्ड देन ब्रेक। जी सर। प्रधानमंत्री के बारे में और ये तमाम बातें कही कि कोई टक्कर में नहीं 2024 में। इसमें कोई शक नहीं है कि आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा है कि देश की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं बनाया। विपक्ष को मतलब ये है, विपक्ष को आपको इस लायक भी नहीं बनाया कि आपको विपक्ष की कुर्सी दी जाए। तो आपको इसका प्रयास करना चाहिए कि जनता में जाके अपनी छवि को सुधारिए। जो पिछली गलतियां आपने की है कम से कम उसका प्रायश्चित कीजिए। और जो राहुल, सबसे बड़ी गलती क्या हुई होगी? पहली गलती ये हुई कि 60 साल मिले हैं, उन 60 साल और 8 साल का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 8 साल के अंदर मोदी जी ने हिंदुस्तानियों के, भारतीयों के दिलों में जगह बना ली और वो 60 साल में बाहर हो गए, आउट हो गए। और उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। हम आपको बता दें कि करप्शन के ऊपर जो आंदोलन चला था, मैं उसके फाउंडरों में से एक हूं, मुफ्ती शमून कासमी। हमने उस वक्त ये कहा था कि ये सरकार जाएगी 2014 में मेरी वीडियो पड़ी हुई है और देश को, राष्ट्र को समर्पित आएगी। ये लोग किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखते, ये सामाजिक सरोकारों से ताल्लुक रखते हैं, पशु पक्षियों की हिफाजत से ताल्लुक रखते हैं। ये है मोदी जी और अमित शाह जी। देते जाइए सर। एक सवाल, देश के लोकतांत्रिक पद्धति जो है उसको मजबूत करने के लिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि एक मजबूत विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। अरे तो कहां से लाएं? कह रहे एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अरे लाए कहां से? बना दे। अरे तो भाई ऐसा करो कि मध्य प्रदेश के उधर वाले में तुम विपक्ष को जिता लो, हम इधर वाले में इनको जिता लेते हैं। गजब आदमी हो। मैं आ रहा हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आया। और बलिदान को देश नमन करता है। उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। साल 2019 में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटे की मौत के मामले में एसडीएम, 4 लेखपाल और 1 कानूनगो और रूरा थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ 10 से 12 अज्ञात लोगों और करीब 15 पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। रूरा थाना इलाके के मड़ौली गांव में जमीन खाली कराने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई थी और जिससे मां बेटे की मौत हो गई थी। दिल्ली जल बोर्ड के बिल कनेक्शन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। इस मामले में बिल कलेक्शन करने वाली कंपनी के 3 अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केरल के रहने वाले राजेंद्र किजनाथ नायर के साथी गोपी कुमार केडिया और अभिलाष पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेंद्र किजनाथ नायर के पास रूस का पासपोर्ट भी बरामद कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा। दोनों को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुना दी है। इस मामले में 6 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी भी कर दिया गया। साल 2008 में एक मुजफ्फरनगर में गाड़ी की चेकिंग के विरोध में आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने सड़क पर धरना दिया था। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 शो के दौरान लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। एयर शो के शुरुआत के बाद वायुसेना के विमानों की गर्जना से आसमान गूंज उठा। इस बीच सूर्य किरण विमानों ने उड़ान भरी और आसमान में हाथ बनाया, जिस पर सबकी निगाहें थम गई। बताया गया कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में दिल बनाकर एरो इंडिया 2023 को समर्पित किया। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में 31,643 जबकि सीरिया में 5,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इस बीच दोनों देशों में मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है।
तुर्की के हतै में मलबा हटाने का काम लगातार जारी। भूकंप की वजह से कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी है, तो वहीं कई इमारत जर्जर भी हो चुकी है और जिसे गिराकर उसका मलबा इस वक्त हटाया जा रहा है। जर्जर हुई इमारतें लोगों के लिए खतरा बनी हुई हैं, जिसे इस वक्त ढहाया जा रहा है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया। सोमवार को भी बचाव कर्मियों ने ढही इमारतों से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तुर्की में भूकंप ने एक तरफ इमारतों को जमींदोज कर दिया, वहीं सड़कों से लेकर रेल परिवहन तक को बाधित कर दिया है। ऐसे में अब रेल यातायात को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। शहर गाजियानटेप में तबाही के बीच ट्रेन के 6 डिब्बों को उठाकर पटरी पर लाया गया और जिससे कि रेल लाइन पर आवाजाही शुरू की जा सके। उत्तर प्रदेश की मथुरा में हथियार के साथ वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो गाड़ी पर तमंचा लहराते हुए दिखाई दिए और जिसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अवैध हथियार और गाड़ी भी जब्त कर ली। मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन के शेड में भीषण आग लगी और जिसकी वजह से एक बड़े इलाके में धुआं फैल गया। हादसे की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल पुलिस आग लगने की वजह क्या थी, इसकी जांच कर रही है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ। एक मकान में भीषण आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे मकान में फैल गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और इस बीच लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा का पूरा मकान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस सीहोर से रवाना हुई और संतुलन बिगड़ने की वजह से थोड़ी ही दूर जाकर पलट गई। बताया गया कि बस में 37 यात्री सवार थे, जिनमें 35 लोग जख्मी हो गए और जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इन सबके बीच में गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार के वैशाली में हुए हादसे में करीब 25 लोग जख्मी हो गए। आज सुबह मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी और जिससे बस ड्राइवर समेत करीब 25 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में बस के अगले हिस्से को भारी नुकसान हुआ। बस बेतिया से पटना की ओर जा रही थी, जिसमें 45 यात्री सवार थे। हरियाणा के चरखी दादरी में फेरों से पहले कार की डिमांड पूरी न होने पर बारात लौट गई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि शादी के मंडप में फेरों से ठीक पहले वर पक्ष ने कार की डिमांड की और गाड़ी न देने पर 15 लाख रुपए नगद मांग लिए। वहीं ये मांग पूरी जब नहीं हो पाई तो दूल्हा मंडप से फरार हो गया। इस मामले में दुल्हन पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और ड्राइवर्स के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि नए ट्रैफिक नियमों के खिलाफ ड्राइवर सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन इस बीच बस स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करने पर पुलिसकर्मियों ने चालान काट दिया और जिसके विरोध में पथराव शुरू हो गया कि तभी पुलिसकर्मी भी डंडे बरसाते हुए नजर आए। इसके साथ भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी डाले गए। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में दूध के दाम 210 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जबकि चाय की पत्ती की कीमत 2500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। IMF की शर्त मानते हुए पाकिस्तान सरकार ने बिजली सब्सिडी खत्म कर दी है और जिसके बाद बिजली की कीमतें भी बढ़ गई। न्यूजीलैंड में रेबियल तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। कुछ जगह पर सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ चुकी हैं। हजारों घरों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी है। न्यूजीलैंड सरकार ने तूफान को देखते हुए इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा हादसा हुआ। खतरनाक सामान लेकर जा रही ट्रेन ह्यूस्टन में पटरी से उतर गई। बताया गया कि ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतरी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। हादसे की वजह से सड़क पर भी कुछ मलबा फैल गया और जिसे साफ करने का काम लगातार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की वजहों की जांच कर रही है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा।
मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर की कार्रवाई। दोनों दफ्तरों में आयकर की टीम का सर्वे, लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप। एयर इंडिया और एयरबस के बीच सबसे बड़ी डील पर दस्तखत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। पीएम ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक और वारदात से सनसनी। हरिदास नगर इलाके में हत्या के बाद लड़की का शव फ्रिज में छिपाया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। की रैली में शामिल होंगे। वो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी यहां से जारी करेंगे और जिसके बाद जेपी नड्डा मेघालय जाएंगे। वो शिलांग में होने वाले बीजेपी की रैली में शामिल होंगे। आज पुलवामा में हुए आतंकी हमले की चौथी बरसी है। इस मौके पर पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि शहीद हुए जवानों के साहस और बलिदान को देश नमन करता है। उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। साल 2019 में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटे की मौत के मामले में एसडीएम 4 लेखपाल और एक कानूनगो और रूरा थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ 10 से 12 अज्ञात लोगों और करीब 15 पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। रूरा थाना इलाके के मड़ौली गांव में जमीन खाली कराने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई थी और जिससे मां बेटी की मौत हो गई थी। दिल्ली जल बोर्ड के बिल कनेक्शन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। इस मामले में बिल कलेक्शन करने वाली कंपनी के 3 अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केरल के रहने वाले राजेंद्र किजनाथ नायर के साथी गोपी कुमार केडिया और अभिलाष पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेंद्र किजनाथ नायर के पास रूस का पासपोर्ट भी बरामद कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा। दोनों को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुना दी है। इस मामले में 6 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी भी कर दिया गया। साल 2008 में एक मुजफ्फरनगर में गाड़ी की चेकिंग के विरोध में आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने सड़क पर धरना दिया था। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 शो के दौरान लड़ाकू विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। एयर शो के शुरुआत के बाद वायुसेना के विमानों की गर्जना से आसमान गूंज उठा। इस बीच सूर्य किरण विमानों ने उड़ान भरी और आसमान में हाथ बनाया, जिस पर सबकी निगाहें थम गई। बताया गया कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में दिल बनाकर एरो इंडिया 2023 को समर्पित किया। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में 31,643 जबकि सीरिया में 5,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इस बीच दोनों देशों में मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तुर्की के हतै में मलबा हटाने का काम लगातार जारी। भूकंप की वजह से कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी है तो वहीं कई इमारत जर्जर भी हो चुकी है और जिसे गिराकर उसका मलबा इस वक्त हटाया जा रहा है। जर्जर हुई इमारतें लोगों के लिए खतरा बनी हुई हैं, जिसे इस वक्त ढहाया जा रहा है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया। सोमवार को भी बचाव कर्मियों ने ढही इमारतों से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तुर्की में भूकंप ने एक तरफ इमारतों को जमींदोज कर दिया, वहीं सड़कों से लेकर रेल परिवहन तक को बाधित कर दिया है। ऐसे में अब रेल यातायात को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। शहर गाजियानटेप में तबाही के बीच ट्रेन के 6 डिब्बों को उठाकर पटरी पर लाया गया और जिससे कि रेल लाइन पर आवाजाही शुरू की जा सके। उत्तर प्रदेश की मथुरा में हथियार के साथ वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो गाड़ी पर तमंचा लहराते हुए दिखाई दिए और जिसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अवैध हथियार और गाड़ी भी जब्त कर ली। मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन के शेड में भीषण आग लगी और जिसकी वजह से एक बड़े इलाके में धुआं फैल गया। हादसे की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल पुलिस आग लगने की वजह क्या थी इसकी जांच कर रही है।
उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ। एक मकान में भीषण आग लग गई जो देखते ही देखते पूरे मकान में फैल गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और इस बीच लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा का पूरा मकान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस सीहोर से रवाना हुई और संतुलन बिगड़ने की वजह से थोड़ी ही दूर जाकर पलट गई। बताया गया कि बस में 37 यात्री सवार थे, जिनमें 35 लोग जख्मी हो गए और जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इन सबके बीच में गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार के वैशाली में हुए हादसे में करीब 25 लोग जख्मी हो गए। आज सुबह मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी और जिससे बस ड्राइवर समेत करीब 25 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में बस के अगले हिस्से को भारी नुकसान हुआ। बस बेतिया से पटना की ओर जा रही थी, जिसमें 45 यात्री सवार थे। हरियाणा के चरखी दादरी में फेरों से पहले कार की डिमांड पूरी न होने पर बारात लौट गई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि शादी के मंडप में फेरों से ठीक पहले वर पक्ष ने कार की डिमांड की और गाड़ी न देने पर 15 लाख रुपए नगद मांग लिए। वहीं ये मांग पूरी जब नहीं हो पाई तो दूल्हा मंडप से फरार हो गया। इस मामले में दुल्हन पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और ड्राइवर्स के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि नए ट्रैफिक नियमों के खिलाफ ड्राइवर सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन इस बीच बस स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करने पर पुलिसकर्मियों ने चालान काट दिया और जिसके विरोध में पथराव शुरू हो गया कि तभी पुलिसकर्मी भी डंडे बरसाते हुए नजर आए। इसके साथ भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में दूध के दाम 210 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जबकि चाय की पत्ती की कीमत 2500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। IMF की शर्त मानते हुए पाकिस्तान सरकार ने बिजली सब्सिडी खत्म कर दी है और जिसके बाद बिजली की कीमतें भी बढ़ गई। न्यूजीलैंड में ग्रेबियल तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। कुछ जगह पर सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ चुकी हैं। हजारों घरों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी है। न्यूजीलैंड सरकार ने तूफान को देखते हुए इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा हादसा हुआ। खतरनाक सामान लेकर जा रही ट्रेन ह्यूस्टन में पटरी से उतर गई। बताया गया कि ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतरी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। हादसे की वजह से सड़क पर भी कुछ मलबा फैल गया और जिसे साफ करने का काम लगातार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की वजहों की जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में अदानी मामले पर कहा कि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने पीएफआई पर कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई के केस खत्म किए थे, जबकि मोदी सरकार ने पीएफआई पर रोक लगाई। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पूर्वोत्तर में तेजी के साथ विकास हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन नॉर्थ ईस्ट पर नागालैंड और मेघालय जाएंगे। जेपी नड्डा पहले नागालैंड की राजधानी कोहिमा में होने वाली बीजेपी की रैली में शामिल होंगे। वो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी यहां से जारी करेंगे और जिसके बाद जेपी नड्डा मेघालय जाएंगे। वो शिलांग में होने वाले बीजेपी की रैली में शामिल होंगे। आज पुलवामा में हुए आतंकी हमले की 4थी बरसी है। इस मौके पर पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि शहीद हुए जवानों के साहस और बलिदान को देश नमन करता है। उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। साल 2019 में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटे की मौत के मामले में एसडीएम 4 लेखपाल और एक कानूनगो और रूरा थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ 10 से 12 अज्ञात लोगों और करीब 15 पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। रूरा थाना इलाके के मड़ौली गांव में जमीन खाली कराने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई थी और जिससे मां बेटे की मौत हो गई थी। दिल्ली जल बोर्ड के बिल कनेक्शन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। इस मामले में बिल कलेक्शन करने वाली कंपनी के 3 अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केरल के रहने वाले राजेंद्र किजनाथ नायर के साथ ही गोपी कुमार केडिया और अभिलाष पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेंद्र किजनाथ नायर के पास रूस का पासपोर्ट भी बरामद कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा। दोनों को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुना दी है। इस मामले में 6 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी भी कर दिया गया। साल 2008 में एक मुजफ्फरनगर में गाड़ी की
भैया जी की बात, भैया जी कहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी पूछे रोज सवाल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद। भैया जी कहीं में पाजी भी आज बहुत खुश हैं, एनर्जी लेवल उनका भी बहुत ऊपर है। मैंने पूछा क्या कारण है, तो कहने लगे कि आज वैलेंटाइन डे है। मैंने कहा अच्छा किया तुमने मुझे याद दिलाया कि आज वैलेंटाइन डे है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैलेंटाइन डे के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो बातचीत के लिए आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो नौजवान, बहुत हंस रहे हो, क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम ऋषभ राय है। ऋषभ राय, तो कैसे आना हुआ? सर रोज आपका प्रोग्राम देखता था टीवी में, और सर घर वालों को जब से ड्यू में एडमिशन लिया था, खास करके घर वालों को लगता था कि इसकी सेटिंग हो गई है। सेटिंग मतलब रिलेशनशिप में चला गया सर। अच्छा, मतलब इश्क चल रहा है, मोहब्बत चल रहा है। तो सर बेटे को कोई पूछ नहीं रहा, घर वालों को लग रहा है कि मोहब्बत चल रहा है, इसलिए खासकर आज आपके प्रोग्राम में आया हूँ कि मम्मी जी देख लो, जो बंदा वैलेंटाइन डे के दिन डिबेट देखने आ सकता है उसका कौन सा मोहब्बत चल रहा है। भैया सब लोग अपने अपने घर जाओ, राय साहब अंदर आओ, तुरंत आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सब लोग अपने अपने घर जाओ। इतना ईमानदार लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। लोग कहते हैं कि वो जो माता पिता को लेके गया था श्रवण, वास्तव में तुम श्रवण कुमार हो। हाँ क्या 7 बजे यही मिलेगी महबूबा नहीं सुनो, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। और अगर मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, अगर मिल जाए तो मैं बहुत खुश होगा। मम्मी जी रुको यार, तुम रुको, बात करने दो मम्मी जी से। मम्मी जी नाराज ना हुआ करो, कोई गलत काम में नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो अभी मिला, और एनसीसी का जो टी शर्ट, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शाबाश। और ऐसे ही आगे बढ़ो। और एक बात और बताएं, मैं कोई गलत बात नहीं कहता, जो मैं समझता हूं, जितनी मेरी बुद्धि है मैं उसी बुद्धि के हिसाब से बात कह पाऊंगा। मोहब्बत, इश्क जरूरी नहीं कि सिर्फ वही हो जिसको आम सारे लोग बोलचाल के हिस्से से जानते हैं, वो नहीं, कोई भी किसी जगह भी रह के हो सकता है। और वैसे अगर वो भी हो जाए तो बुरा बात नहीं बेटा, वो तो कतई बात नहीं है, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, ठीक है। तो मम्मी जी को भी कह दिया, मम्मी जी बुरा ना माना करो, बेकार में ज्यादा ना, बच्चा इतना अच्छा तो बच्चा है, बेकार में मम्मी जी बुरा मान जाते। तो मम्मी को लगता है कि वैलेंटाइन डे से तुम्हारा कहीं कोई चक्कर है। जी सर बिल्कुल, तो आज मैंने प्रूफ कर दिया है, और सर आपने बोल दिया तो बात में वजन आ गया है, हाँ। है ना? आपने बोल दिया तो बात में वजन आ गया। मेरे से ज्यादा मम्मी सर की बात मानती हैं। अभी भी अगर ये प्रोग्राम देख रही होंगी तो सोच रही होंगी कि लग रहा है इसने ब्रेक में सेट कर लिया होगा। गजब। बहरहाल एक बात कह सकता हूँ, राय साहब आओ, उधर आओ, कुछ बनो ना बनो, लेकिन चुनाव अगर लड़ोगे तो बहुत अच्छा करोगे, ये तय है। जो इतना सेट कर ले जाए कि ब्रेक में ही सेट कर दे हमको, और वो कह भी दे, तो गजब है भाई। बहरहाल बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद है, मैं उनका बहुत स्वागत कर। बाबूजी कहाँ से आना हुआ था आपका? हाँ बैठे रहिए आप जी। मैं तो हरदोई से हूँ। हरदोई से? मेरे बिल्कुल बगल में जी, क्या बात है, जो रुको, हाँ बोलो। सर उत्तर प्रदेश हरदोई से मैं प्रमोद कुमार। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये नेता जो हैं सर, नेता ही क्यों बने? इतनी मैं जानकारी सच जानना चाहता हूँ। नेता ही क्यों बने? हाँ, नेता ही क्यों बने सर, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं तो तुम ना जो बनना चाहो तुम बनो, क्या बने हो तुम क्या बने हो? उनसे जानना चाहता हूँ सर। अरे तो देश के सेवा के तमाम सारे उपक्रम है, उसमें से एक उपक्रम वो भी है। सच तुम जो तुम्हारे मन में हो, अपना सच तुम उनके ऊपर लाद रहे हो, हैं? तुम अपना सच अपने पास रखो। जी जी भैया जी, कैसे? सर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ जी।
मैं केंद्रीय सरकार से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि देश भर के अंदर 70 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं एनपीएस एम्प्लॉइज, उनको लेकर केंद्र सरकार रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन को लेकर क्या सोच क्या कर रही है, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कर सोच रही है, हम वो अपना सवाल रखना चाहते हैं। जी जनाब, बहुत देर से खड़े हुए हैं आप, कहाँ से आना हुआ साहब आपका? पंजाब से। वो मुझे देख के लग रहा था कि पंजाब से ही, बिल्कुल धीर गंभीर चुपचाप सारी चीजें देखते हुए। पंजाब से कहाँ से हैं आप जनाब? लुधियाना से। तो दिल्ली आना रहता है? बहुत अच्छा। क्या नाम हो गया सर? दीपक वर्मा। दीपक जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा गाड़ियों का काम है। गाड़ियों का काम है। कुछ कहना चाहते हैं या बस सिर्फ देखना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आगे जोड़ते हैं। मैं आ रहा हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं और जो बात कही गई उसमें ये कहा गया कि विपक्ष पे जब निशाना आया, बोले पेगासस का मुद्दा उठाया तो मैंने कहा था सबूत लाएं और सबूत के साथ कोर्ट जाएं। कोर्ट गए तो कोर्ट ने संज्ञान लिया। आप यहां भी गए खासतौर से अडानी वाले मसले पे, तो वहां भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो आप कोर्ट जाएं, सबूत लाएं और कोर्ट जाएं, और ये एक प्रोसेस है। जहां तक आज के इंटरव्यू का सवाल है, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि 2002 से मोदी के पीछे हजारों साजिशों के बावजूद लोग पड़े हैं, लेकिन सच सामने आया है। और ये बात उन्होंने कहा उनकी लोकप्रियता है। जी मैं शमूम कासमी साहब से एक सेकंड में आता हूं। जी सर, देखिए जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है, उसे आउट कर देती है। मोदी जी की मोहब्बत ने, मोदी जी ने ऐसी मोहब्बत पब्लिक से की है कि पब्लिक ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं नौजवानों से, सारा खेल मोहब्बत का है। सारा खेल मोहब्बत का है कि जवानों, ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चटाने चूर हो जाएं जो हो अज़्मे सफर पैदा। आप अपने अंदर हिम्मत को पैदा करिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल समझ करके कि एक गरीब घर से निकल करके इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप भी इस देश के खेवनहार बन सकते हैं। क्या बात है जी। समाजवादी पार्टी हंस रहे थे। मैं आता हूं, लेकिन मैं आता पहले बिलाल से। जी बिलाल साहब। देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री जी कह रहे हैं 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2019 का तो जो रिकॉर्ड है, जो आपने 2019 में वादे किए थे, वो कब पूरे करेंगे? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, और देखिए 15 लाख की बात की थी। आज उनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से किसान को 1 साल इन्होंने बिठाया रोड पर, जिस तरीके से नौजवान के ऊपर लाठियां बजाई, वो रोजगार की मांग करते रहे, रोजगार नहीं दिया गया। जेएनयू में लाठी बजाई, जामिया में लाठी बजाई, जिस तरीके से एएमयू के अंदर इन्होंने बर्ताव करा स्टूडेंट के साथ, जो देश के भविष्य होते हैं, उनके साथ ये सरकार नहीं खड़ी। न अडानी पे जवाब देने को तैयार है, न देश के मुद्दों पे जवाब देने को तैयार है। आप बात करते हैं 2024 में, अब 2019 के जो सवाल थे उसका जवाब पहले दीजिए, उसके बाद 2024 पाइए। आज आपने देश का माहौल ये बना दिया है कि हिंदू मुस्लिम पे बात करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद पे बात करते रहते हैं। जो असल मुद्दे हैं जो लोगों के, उन पे बात क्यों नहीं करते? यही आज अभी तक नहीं बात हुई थी। हाँ जी, विपक्ष करता है हिंदू मुस्लिम की बात। अगर विपक्ष अगर हिंदू मुस्लिम न करे तो सरकार को कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा उस पर चर्चा करने के लिए। आप मत बात करो हिंदू मुस्लिम की, आप खुद देते हो ना उसको। अभी आप देख लीजिए यूपी में अब आ गया जात की व्यवस्था। जितने जो लोग जाति ओबीसी चाहे शूद्र बोल रहे हैं, क्या जो उस लायक है उसको नौकरी मिल रही है? हाँ, मैं आया। ऑफकोर्स बिलाल कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, अनुराग ठाकुर कौन सी पार्टी से हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? विपक्ष कहाँ कर रहा है हिंदू मुस्लिम की? आपके सारे कपिल मिश्रा जो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करता है, चाहे वो परवेश वर्मा हो, ऐसे ही लीडर हमेशा ये बात करते हैं। जी प्रतीक जी, हिंदू मुसलमान की कौन बात करता है? इन्हीं के पूरे शो में कहीं बात नहीं हो रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गया फिर से। ये मैं इन्हीं से बात करता हूँ। हिंदू मुसलमान की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सॉरी, मेरे पूरे पैनल ने पूछा ही नहीं, मैंने सॉरी। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिलाल जिस तरह से बात करें, या विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो एकजुट होने की बात करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली, तो भारत जोड़ो यात्रा में ही विपक्ष की एकता नहीं नजर आई। मोदी के विरोध करने के लिए सब एकजुट हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि आप लोग चाहते क्या है। विपक्ष का काम होता है, राहुल जी बोलने दीजिए, आप बहुत देर से खड़े, बोलने दीजिए, अच्छा नहीं लगता। आप लोगों का काम ही है रोड़े अटकाना, अड़चन करना। विकास की कोई बात करे या कार्य करे, विपक्ष इतनी ही भूमिका में सीमित हो गया कि आप उसमें रोड़े अटकाइए। आप ये बताइए कि विपक्ष, सत्ता पक्ष, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो विपक्ष कितना अहम होता है विकास के लिए। लेकिन आज हमारे देश में विपक्ष सिमट कर रह गया है कि सत्ता पक्ष के विकास के कार्यों में आप रोड़े अटकाएं, अड़चन ले आए और देश विरोधी कार्य करें। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा मुद्दा
अगर 2014 से लेकर अब तक आप 2023 तक बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए या कौन से ऐसे चुनाव में जनता के मन की बात वो लेकर आगे बढ़े हो, जनता ने उन्हें महंगाई देखिए, बार बार अमित शाह जी के बयान में मैं देख रहा हूँ कि वो अपने बयान में कह रहे हैं कि भाई तथ्य लेके आइए, फिर आप आरोप लगाइएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ तथ्य आएंगे कहाँ से? तथ्य तो फिर जांच होने के बाद ही आएगा। आप जेपीसी जांच से मना कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि नियामती संस्थाओं में सुधार करने के लिए कुछ कमेटी बननी चाहिए, तो क्यों कहना पड़ा? देखिए, एक बहुत गंभीर चीज मैं कहूंगा, ये जो अडानी जी का मामला है, ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। इस सरकार के, मनोज जी आप ही के पक्ष में कह रहा हूँ, नवंबर में आपने 28,000 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नवंबर में आए थे, दिसंबर में 11,000 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आए थे। लेकिन ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो कोई जांच स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है, केवल फरवरी में 9,600 करोड़ का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जा चुका है। अलग अलग संस्थाएं देखिए, आप एनर्जी जो प्रतीक जी, लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश प्रगति कर रहा है और 2002 से ही लगातार देखिए किस तरह के प्रोपगंडे और एजेंडे कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कुछ कम्युनिस्टों के द्वारा लगातार इस तरह के एजेंडे चलाए गए लगातार। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो साख है, साख का विषय है, सारा महत्वपूर्ण विषय है साख का। नरेंद्र मोदी जी ने विकास पुरुष की साख बनाई है, 27 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम सीधे खातों में जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा है प्रतीक जी। 90,000 स्टार्टअप देने का काम किया, 108 यूनिकॉर्न देने का काम किया, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम किया। मोबाइल के अंदर सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। लेकिन प्रतीक जी, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी साख गिरी हुई है, जो घपले घोटाले करते हैं, लगातार 12 लाख करोड़ के घपले किए, 2G 3G, आपके कॉमन मंथ घोटाला, जीप घोटाला जी। कुल मिला के बात यह है कि विपक्ष, ऑफ कोर्स कुल मिला के बात यह है कि आपको तो विपक्ष का दर्जा भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना, मिल जाएगा दर्जा। वो एक समय था जब हम थे, अब ये हैं। उसके बाद छोड़िए, मुद्दे की बात करें आप। ये बोलते हैं 2G 3G बोले, उस पर उसका 5 गुना ज्यादा अदानी पर आरोप है। आप जेपीसी नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, मैं उससे बड़ी बात बोल रहा हूं, उससे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले उसी समय आपने इस सरकार का आंकड़ा दे दिए, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन आज के दिन जो मैं इसके पहले प्रोग्राम में बोला था कि प्रेस का फ्रीडम कहाँ है पूरे देश में, 150वां आज बीबीसी पर आपने सूप बोले बोले चलनी बोले जिसमें 72, सूप बोले बोले चलनी बोले जिसमें, जोर से बोलो नहीं तो भगा देंगे। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से, नागपुर। 1970 में 1970 में, 75 में, 2008 में इमरजेंसी में लगाया, क्या लगाया। लेकिन ये बात सही है कि इन्होंने जो कहा उसका जवाब यही है। जी जनाब, सवाल यह है कि अभी बीबीसी ने एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप कॉलेजों में जाकर बच्चों को मार पीट कर उसको बंद कराया, लेकिन अभी क्यों? नो, एवरीबॉडी विल गो, बिलाल विल कम हियर। जी जी, इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? मैं आ रहा हूं। जो हकीकत में मुद्दे हैं उस पे इन्होंने किसी ने बात नहीं करी, इधर उधर मुद्दे घुमा रहे हैं। जो वाकई में जनता की मांग है उस पे अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं वो हमने 2,000 करोड़ रुपए ये कर दिए, फलाना कर दिए। जो हमारी जनता जो 2019 में आपने वादे किए थे वो कब पूरे होंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कांग्रेस के भाई साहब बोल रहे हैं कि बीबीसी के ऊपर हमला हो रहा है, आप ये बताइए कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपको देश की सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भरोसा है। अगर जांच बीबीसी की होती है तो दर्द इनको होता है। पूछ लीजिए क्या रिश्ता है, चाहते क्या है ये लोग। आप परसों की गार्डियन की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें ये सब लोग मिलकर भारत में रिजीम चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही रिश्ता और इसी उम्मीद के साथ इनको एक बीबीसी अपना एक आखिरी हथियार नजर आता है जनता के। मैं आ रहा हूँ जी। सेकंड, हाँ देखिए, बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाह रही है। अभी कानपुर जिहाद की एक बहुत दुखद, अरे वो कैसे खत्म कर जाएगी? सत्ता के उस पर एक ब्राह्मण परिवार सरेआम, हाँ जी, जात को क्यों कोट कर रहे हैं? जात को कोट क्यों कर रहे हैं? जातिवाद कर रहे हैं, यहाँ पे जातिवाद कर रहे हैं। ब्राह्मण जाति से क्या मतलब? इंसान मरा है, कोई इंसान मरा है। जोर से बोलो, इंसान मरा है, जोर से बोलो, इंसान मरा है। आप बोलो। देखिए, इंसान मरे हैं, लेकिन वो शासन सत्ता से संरक्षित उन लोगों को क्या सजा हुई है? कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम निलंबित हुआ, लेखपाल होना चाहिए। सुनिए,
सब बताया करिए पूरी बात, आधी अधूरी ले जाके सपने बुरे आते हैं। लेखपाल निलंबित हुआ है, एसडीएम निलंबित हुआ है, इंक्वायरी सेटअप हुई है। जी, यहाँ पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है। भारत सरकार ने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री, वो कानपुर का मसला कह रहे थे, कानपुर देहात का, वो मैंने आज जवाब बात कर रहा हूँ। मैं भारत, ये जनता भी तो कंफ्यूज हो जाती, कौन सा मुद्दा कहाँ पे बोल रहा है भैया जी कहीं में। जी, भारत सरकार ने तो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पे प्रतिबंध लगाया है, कांग्रेस की सरकार ने तो बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। वो इस बात को मान क्यों नहीं रहे आज? जमाने में रहेंगे। देखिए, अगर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सरकार की प्रशंसा पत्र बन रही होती तो क्या आज इनकम टैक्स की छापामारी हो रही होती? नहीं हो रही होती। अभी एक व्यक्ति ने पोस्टर लेकर आए थे, सच बोलिएगा, और सच अकेले में भी खड़े रहते, लेकिन अब सच बोलिएगा अगर तो आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आ जाएगी। अभिव्यक्ति की आजादी का जो अभी ढोंग पीट रहे हैं, किस तरह से प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाले लोग, मैं और बीबीसी के एजेंडे के अंदर ये प्रोपगंडा अपना चला रहे हैं। प्रतीक जी, ये देश संप्रभु है, किसी बीबीसी के माध्यम से नहीं चलने वाला। लेकिन प्रतीक जी, विपक्ष की मांग है कि आप अडानी पर जेपीसी को लागू करें, उसको गठन करें। आप अरे भाई प्रूफ दे दो, आपके पास प्रूफ है तो लेके आओ, तथ्य लेके आओ, झूठ बोलना बंद करो, फिर माफी मांगोगे 2 दिन के बाद में, 2 दिन बाद माफी मांगोगे, सर्वोच्च न्यायालय माफी मांगोगे। विजय माल्या पे भी प्रूफ मांगते थे जब वो भाग गया।